अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएं आप। सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन बीएससी किया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स से। ओके। उसके बाद सर उसके बाद से प्रिपरेशन शुरू की। प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। कब हुआ आपका ग्रेजुएशन? सर सन 2016 में। 16 में हुआ है। और उसके बाद आपका लगातार प्रिपरेशन चल रहा है। यस सर। ठीक है। ऑप्शनल? सर ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य है। ये इंटरव्यू कौन सा है आपका? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट है आपका इंटरव्यू का रूप। यस सर। ऑप्शनल क्या पहले वाले में भी सेम रहा है या फिर आपने ऑप्शनल बदला है? यस सर, फर्स्ट में चारों बार चेंज रहा है सर। ओके। इसके पहले जो इंटरव्यू आपका था उसमें ऑप्शनल क्या था? सर 20 वाले में हिंदी साहित्य रहा है, 19 में फिजिक्स रहा है और 18 में सोशल वर्क रहा है। अच्छा ठीक है। हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जो आपके सबसे पसंदीदा यस सर। जो भी कवि हैं या रचनाकार हैं उनको बताइए। सर गद्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी हमें अच्छे लगते हैं और पद्य में सर हैं तो बहुत सारे। जो सबसे पसंदीदा हैं जिनके एक दो जो दोहे हैं या चौपाइयाँ हैं जो आप बता पाएँ। सर कबीर जी अच्छे लगते हैं। कबीर जी अच्छे लगते हैं। जी। मुंशी प्रेमचंद जी की 2-3 रचनाएं जो आपके बहुत नज़दीक हैं, लगता है कि आप उस कहानियों में खुद को किसी न किसी रूप में पाती हैं। सर मतलब आप समझ गई होंगी कि मेरा फोकस है कि उन्होंने ऐसी कहानियाँ जिसमें महिला कैरेक्टर को उन्होंने जी जी। हाँ सर एक है बड़े घर की बेटी, उसमें महिलाओं की भूमिका दिखाई है उन्होंने, और है एक सर गीला, महिलाओं का मनोविज्ञान बहुत अच्छे से उसमें दिखाया। पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है। और सर उपन्यास के क्षेत्र में बात करें तो सर गोदान तो है ही उनका महानतम रचना, और सर कर्मभूमि है, रंगभूमि है, और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। प्रेमचंद जी की कर्मभूमि कौन सा जिला रहा है? सर प्रेमचंद जी की कर्मभूमि, या जन्मभूमि भी बता सकते हैं आप? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। गद्य के क्षेत्र में हो गया, पद्य के क्षेत्र में कबीर दास जी आपको सबसे नजदीक हैं। क्या कुछ ऐसा विशेष आप पाती हैं कबीर दास जी के साहित्य में कि वो सबसे पसंदीदा आपके कवि हैं? सर उन्होंने समाज सुधार पर विशेष जोर दिया है, और फिर सर उनकी जो निडरता है, कुछ भी उन्होंने जो भी कहा है बहुत सीधे और सटीक कहा है, निर्भय होकर एकदम बेबाक तरीके से कहा। एक दोहे जो आपको लगता है कि उसमें बहुत निडरता है, बहुत बेबाकी है, ऐसा लगता है आपको कबीर दास जी में? सर जैसे उन्होंने ये जैसे प्रभु के भजन करने या फिर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने के बारे में कहा है, कि जैसे आडंबर वगैरह है उस पर उन्होंने चोट करते हुए कहा था कि मूड मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़नते भेड़ न बैकुंठ जाए। ठीक है, बढ़िया। अभी श्रीलंका की स्थिति आपने देखी है और श्रीलंका आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। अब क्या मुख्य कारण है श्रीलंका में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आई है उसके संबंध में? कुछ एक दो मुख्य कारण आप बता सकते हैं? सर जनरली देखा जा रहा है, जैसा कि हम लोग मीडिया के माध्यम से या अपने सूचना सोर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है इस समय, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार के इनकी फेल्योर दिखाई जा रही है और वहाँ की सरकार की विफलता। अच्छा। ऑर्गेनिक कृषि को लेके बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक कृषि को बहुत ज़्यादा उसको करने पे जोर दिया, और ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है वहाँ पे जो उनकी मेनली जो उनकी इनकम थी वो नगद फसलों को बेच के थी और ऑर्गेनिक कृषि पे। भारत में भी लगातार ऑर्गेनिक कृषि की बात हो रही है कि हम ऑर्गेनिक कृषि की ओर आगे बढ़ें। तो क्या कुछ भारत ने किया है या क्या कुछ हम श्रीलंका से सीख ले सकते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को एडॉप्ट करने में, जो हमें नहीं करना चाहिए?
सर अभी टेक्निकली एडवांस नहीं है इंडिया इस तरह से कि वो ऑर्गेनिक कृषि पर तुरंत तुरंत पूरी तरह अप्लाई कर सके। काम तो हो रहा है। इवन अपने पास बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं ऑर्गेनिक कृषि को लेके। जो हरित क्रांति हमारे पास थी उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट थे। तो आपके जो नई हरित क्रांति है, उसमें तो बिल्कुल जोड़ ही दिया गया है कि हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऑर्गेनिक कृषि की ओर आगे बढ़ेंगे। यस सर, इसके लिए योजनाएं जो चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं और प्रयास भी सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी एकदम ग्रास रूट लेवल पर जो किसान हैं उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना तो उनकी इतनी पहुंच है कि वो प्रॉपर रूप से योजनाओं का लाभ उठा सकें। ठीक है। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस सर। अच्छा। 2-3 खबरें जो राष्ट्रीय हैं और 2-3 ऐसी खबरें जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बनी। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सर 2-3 दिन से चर्चा चल रही है जो वहाँ पर ब्रिटेन के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। यस सर, तो उसको पढ़ा था। और सर ऐसा कोई चुनाव भारत में नहीं हुआ अभी हाल फिलहाल में या होने वाला है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी का चुनाव हो चुका है 18 को। उपराष्ट्रपति का ये सर होने वाला है अभी। होने वाला है। ठीक है सर। यस आकांक्षा। यस सर। आकांक्षा, हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे तो हमने आपकी प्रोफाइल में देखा कि आपने उसमें हॉबीज में एनए लिख रखा हुआ है। सर मेरी हॉबी जो है वो स्टोरी रीडिंग है। स्टोरी रीडिंग है। अच्छा, किस तरीके की स्टोरीज पढ़ना चाहती हैं आप? किस तरीके की स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं? सर जो सोसाइटी पर बेस्ड हो वो सब। जैसे आपने कौन सी स्टोरी लास्ट पढ़ी? सर लास्ट स्टोरीज में सर प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं अभी। प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं आपने? प्रेमचंद की कहानियों की किताब अभी आपके पास में, आप वही पढ़ती रहती हैं, उन्हीं से उत्साहित होती रहती हैं? सुनो सर, और राजेंद्र यादव जी का जो एक दुनिया समानांतर है उसको भी पढ़ा है, सारी कहानियाँ लगभग। अच्छा, चलिए, पढ़ाई का आपका है। उन्नाव को साहित्यिक नगरी भी कहा जाता है, और चूंकि आपका लगाव लिटरेचर से और लिटरेचर आपका सब्जेक्ट भी रहा, हिंदी लिटरेचर भी रहा है, तो उन्नाव को साहित्यिक नगरी क्यों कहते हैं? यस सर, पढ़ा है लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं है। आकांक्षा, आप मतलब पीसीएस के एग्जाम में एसडीएम बनकर के स्पेशल क्या उद्देश्य आपका, मतलब आपने क्यों इसको ऑप्ट किया? सर इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास। जैसे हम किसी विशेष क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर काम करने की संभावनाएं सीमित रहती हैं तुलनात्मक रूप से, और पीसीएस में या एसडीएम बन के हमें विविध आयाम मिलेंगे काम करने के लिए। आप किस विशेष क्षेत्र में काम करना चाहती हैं? सर ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास में। अच्छा, ग्रामीण विकास से संबंधित 2 योजनाएं बता दीजिए सरकार की। सर एक अच्छा, चलिए, हम आपको छूट देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी महिलाओं से संबंधित 2 से 5 योजनाएं बता दीजिए। सर महिलाओं से संबंधित योजनाओं को हम 2-3 कैटेगरी में बताना चाहेंगे, आपकी अनुमति हो तो। सर एक तो है सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए कन्या सुमंगला योजना, जो बेसिकली भ्रूण हत्या कम हो और बच्चियों को मतलब जन्म दिया जाए, तो इसके लिए कन्या सुमंगला योजना है। और सर एक है यूपी बालिका किशोरी योजना जो उनकी पढ़ाई से संबंधित है। और सर एक है मिशन शक्ति जो एम्पावरमेंट से बेसिकली है, जो महिलाओं सभी महिलाओं के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिशन शक्ति। उसमें कई सारी कैटेगरी रखी गई है, जैसे कि पुलिस भर्ती महिलाओं के लिए स्पेशल है, और उद्यमिता के क्षेत्र में स्पेशली 75 जिलों में लगभग 75,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने का उसमें लक्ष्य रखा गया है। और सर विधवाओं के लिए है, जैसे कि मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, और इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना है जिसमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल होते हैं। ये योजनाएं तो बहुत वक्त से चली आ रही हैं। यस सर। मेरे ख्याल से आज
30-40 साल से चली आ रही, तो ये तो उत्तर प्रदेश की मुख्य नई योजनाएं नहीं, ये तो पुरानी योजना है। चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, ये सब तो पुरानी योजनाएं हैं। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लागू करी गई हैं, वो 2 योजनाओं का नाम बताएं। कोई भी या महिलाओं से रिलेटेड? कोई भी। सर, छात्रों के लिए है एक अभ्युदय प्रोग्राम जो हायर एजुकेशन के लिए है, और सर कृषकों के लिए है। हायर एजुकेशन मतलब हम उसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं? नो सर, कंपटीशन के लिए बेसिकली है जी। सर। और सर किसानों के लिए है मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना। चलिए, ठीक है, थैंक यू। आपका विषय हिंदी लिटरेचर है, यस सर। तो हिंदी लिटरेचर आपने अपना जो एक ऑप्शनल ऑप्ट किया, इसके पीछे कोई खासी वजह रही? और दूसरा मेरा सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो ये, आपके हिसाब से हिंदी साहित्य का आज के दौर में क्या क्या उसका रेलिवेंस है, कितना प्रासंगिक है, कितना नहीं है? कि उसको अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े? हिंदी लिटरेचर क्या समाज का आईना है, क्या है उसको, किस हिसाब से आप उसको देखती हैं? यस सर। सर, पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा है कि हिंदी साहित्य मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी हॉबी रही स्टोरी रीडिंग, तो कुछ उससे मुझे हेल्प मिली। और दूसरा ये रहा कि इसके पहले हमने 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले से दे चुके थे, तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा है। सिलेबस जब मैंने देखा तो मुझे लगा इसमें मैं उन तीनों विषय की तुलना में ज़्यादा सहज हो पाऊँगी और अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य चूज किया। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मेरा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसमें समाज का प्रतिरूप दिखाया जाता है, और ये जितना प्रासंगिक आज के पहले रहा है, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था उसके पहले, उतना ही प्रासंगिक आज भी है। लेकिन ये इसका जो फॉर्म है वो बदल चुका है। जैसे कि पहले प्रिंट फॉर्म में हर चीज़ें मिलती थी साहित्य की, अब क्या है कि सारे न्यूज़ जो हैं ऑनलाइन मिल जाते हैं। कोई भी मूवीज़ हैं या किसी कहानी पर बेस्ड हैं, उपन्यास पर बेस्ड हैं, तो वो हमें ऑनलाइन फिल्मों के माध्यम से मिल जाती हैं। तो फिल्म भी एक साहित्य का ही पार्ट है, नाटक है वो भी साहित्य का पार्ट है, तो इसलिए अभी भी साहित्य प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये बिल्कुल ही अलग मुद्दे पर है। हम लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, लोकतांत्रिक मूल, लोकतांत्रिक अधिकार उनकी बात करते हैं। यस सर। आपके हिसाब से, क्योंकि आप इतने बड़े परीक्षा की आप तैयारी कर रही हैं, तो आपके हिसाब से एक कहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए? वो जो एक लक्ष्मण रेखा होती है डेमोक्रेटिक राइट्स की, जब बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकार की, तो वो उसका क्या, उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए कहाँ तक? और क्या एक वेलफेयर स्टेट के लिए वो किस हद तक जरूरी है, किस हद तक नहीं? सर, वेलफेयर स्टेट के लिए लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है ये ज़रूरी है, जिसमें जो गांधी जी का सपना था अंत्योदय सर्वोदय, उसको इसमें लक्षित किया जा सकता है। और सर, और उसकी लिमिट कहाँ आती है? मतलब ऐसे तो हर कोई आके बोल सकता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, मैं तो चाहे किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दूं, ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो उसकी कहाँ, क्या वो लिमिट क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? सर, इसके लिए अनुच्छेद 19 में प्रावधान दिए गए हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसके लिए युक्त निर्बंधन का भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 9(1)(a) की जो प्रावधान है, उसके लिए आर्टिकल 9 सब क्लास 2 में रिस्ट्रिक्शन दी गई है, जिसमें 8 पॉइंट बताए गए हैं, 8 आधार बताए गए हैं। और उसमें लोकतांत्रिक के लिए शिष्टाचार भी आता है, सामाजिक स्वास्थ्य भी आता है, और जो अनुसूचित जाति वाले बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ भी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, आपका ये चौथा इंटरव्यू हो, आप इस बार आप कितनी होपफुल हैं? आपको कितना, आप उम्मीद बांधे हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि पहले के मुकाबले अब आपकी तैयारी बेहतर कैसे है? कहाँ आप स्टैंड करती हैं? सर, ऑन एवरेज मेरा जीएस का पेपर हर बार सही रहा है, और इस बार मेरा रिपीटेशन रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, तो इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस बार फाइनल लिस्ट में नाम रहेगा मेरा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर।